पहला प्रश्न है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? आपको बताना है। ऑप्शन है तुर्क, मंगोल, तातार या अरब। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क थे। दोस्तों याद रखिएगा, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे और सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है? ऑप्शन ए है दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक, सही है। ऑप्शन बी है दीवाने मुस्तखराज बलवन, सही नहीं है। दीवाने अमीर कोही अलाउद्दीन खिलजी, ये भी सही नहीं है। दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक, ये भी सही नहीं है। केवल और केवल ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित है। दीवान ए बंदगान की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। दोस्तों दीवाने बंदगान विभाग का गठन फिरोज तुगलक ने किया था। ये विभाग दासों की देखरेख करता था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है बलवन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज तुगलक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलवन, ऑप्शन ए। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलवन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? आप जानते भी होंगे। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ये हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। ये भूमि का एक विशेष खंड होता था जो सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, लेकिन वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे। वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है चौधरी, रावत, मलिक या पटवारी। तो सही उत्तर है चौधरी, ऑप्शन ए। दोस्तों सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जो स्वशासन और पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ग्राम स्तर पर और जो है जो चौधरी होता था वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। अगला प्रश्न है, शर्ब कर लगाया जाता था व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर या उद्योगों पर? तो सही उत्तर है सिंचाई पर। दोस्तों सल्तनत काल में शासन जो है सल्तनत काल में जो फिरोज तुगलक था, उसके धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श करके खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर यानी हक ए शर्ब लगाया था। तो याद रखिएगा शर्ब जो है वो सिंचाई कर था। अगला प्रश्न है, हदीस है एक क्या? इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर, मनसबदार या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हदीस एक इस्लामिक कानून है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए कि इस्लाम धर्म के मूल स्रोत कुरान के बाद दूसरा स्रोत हदीस है। दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलवन ने? तो सही उत्तर है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी। दोस्तों इल्तुतमिश ने सल्तनत कालीन दो प्रमुख सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शसगनी और जीतल किन धातुओं के थे? ऑप्शन है चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा और सोना जस्ता तांबा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदी तांबा। दोस्तों आप जान लीजिए सल्तनत काल के सिक्के टंका और शसगनी चांदी के और जीतल तांबे का था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था किसकी? गेहूं की, जौ की, चना की या फिर मक्का की?
तो सही उत्तर है मक्का की। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मक्का पुर्तगाली लेकर आए थे, इसलिए 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक मक्का की खेती नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था, आपको बताना है। फवाजिल, तो याद रखिएगा दोस्तों, सल्तनत काल में फवाजिल इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी। सल्तनत काल में फवाजिल या फाजिल शब्द से आशय इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि से है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करिए। दाम, जीतल, रुपया और टंका, इनमें से सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं कौन सी थीं? तो सही उत्तर हो जाएगा जीतल और टंका, यानी 2 और 4। दोस्तों, सल्तनत कालीन दो प्रमुख मुद्राएं जीतल और टंका थीं। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। अगला प्रश्न है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों? ऑप्शन है, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बनाए, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इतिहासकार बर्नी दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। अगला प्रश्न है, कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? ऑप्शन है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, गलत है। और मुक्ति को इक्ता से एकत्र राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी जो है इक्ता व्यवस्था की विशिष्टता नहीं है। आप जान लीजिए, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था, और उसी राजस्व से सुल्तान की सेवा के लिए सैनिक रखने पड़ते थे। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, जो कि इक्ता की विशिष्टता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से जो है सुमेलन करना है। दीवाने अर्ज, ये सेना विभाग से संबंधित होता था। दीवाने रिसालत, दोस्तों दीवाने रिसालत जो था ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित और विदेशी मामलों से भी संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था, और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामला। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ऑप्शन है आपके, देखिए खराज, खुम्स, उश्र और मुक्तई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? खराज, खुम्स, खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई यानी 1, 3 और 4 ये भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, बल्कि ये धर्मनिरपेक्ष कर था। खुम्स लूट का धन था जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा, शेष 1/5 भाग सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। खुम्स के अलावा अन्य सभी भूमि उत्पाद जो हैं उस पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, खराज, उस्र और मुक्तई। सल्तनत के प्रशासन के बाद आइए दिल्ली सल्तनत के कला और स्थापत्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है आपका कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान के द्वारा कराया गया था?
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है वो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, आपको बताना है। तो ये इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण आपसे पूछा गया है, किसके द्वारा कराया गया था? तो सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है दोस्तों किसके द्वारा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज़ तुगलक। तो अलाई दरवाज़ा, जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी किस समय? तो सही उत्तर है अलाई दरवाज़ा में। दोस्तों, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सबसे पहले अलाई दरवाज़ा में प्रयोग में लाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस तरह कुतुब मीनार के 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान हैं। इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं किया था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलबन का मकबरा। दोस्तों, भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया, जो स्वयं का मकबरा था। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो सही उत्तर राणा कुंभा के शासनकाल में। दोस्तों, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया था। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज़ महल और गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये अजमेर में नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में स्थित है। अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला या संगीत कला? तो सही उत्तर सल्तनत काल में स्थापत्य कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी और ये भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण थी। अगला प्रश्न है, भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, आपको बताना है। तो सही उत्तर है 12वीं शताब्दी से। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में, आप जान लीजिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज़ का प्रयोग 12वीं शताब्दी में हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। ये भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 188 फीट, 238 फीट, 388 फीट या 488 फीट? तो सही उत्तर 238 फीट। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कुतुब मीनार का निर्माण का प्रारंभ गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कराया गया, जबकि इसे पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया। इसकी ऊंचाई 237.8 फीट लगभग 238 फीट है।
अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। तुगलकाबाद का किला, दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। लाल किला दिल्ली का, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, दिल्ली के लाल किले का। हौज खास, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और द सिटी ऑफ सीरी या सीरी फोर्ट, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 4-2-3-1, तो 4-2-3-1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सीकरी, सही कालानुक्रमिक बताइए जब इसका निर्माण हुआ था। तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी ने तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा था। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। लोधी गार्डन लोधी के शासनकाल में 1451 से 1526 में निर्मित हुआ और कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किया और ये इल्तुतमिश के शासनकाल में 1211 से 1236 के कार्यकाल में पूरा हुआ। फतेहपुर की सीकरी की स्थापना और निर्माण अकबर द्वारा 1556 से 1605 में कराया गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3-1-2-4 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है वास्तु शैली और संबद्ध राजवंश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेहराब की निचली सतह पर कमकल की झालर, तो ये खिलजी वंश यहाँ पर 3 हो जाएगा। अष्टभुजी मकबरों का उदय, तो ये तुगलक के शासनकाल में हुआ था। इसके अलावा स्तंभों में बोदी गोई का प्रयोग, तो ये विजयनगर साम्राज्य में जो निर्माण हुए थे उसमें हुआ। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार शर्की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3-4-2 और 1। तो यहाँ पर मिलान करते हैं, 3-4-2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों मेहराब की निचली सतह पर कमल कल की झालर खिलजी वंश की वास्तुशैली है। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक वंश में। स्तंभों में बोदी गोई का उपयोग विजयनगर में। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये दिल्ली सल्तनत के जो है झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी वंश की जो है ये निर्माण शैली या वास्तुशैली है। स्थापत्य और कला के बाद आइए दिल्ली सल्तनत में साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किताबुल हिंद रचना के लिए प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो सही उत्तर है किताबुल हिंद अल बरूनी की रचना है। दोस्तों अरब से आने वाले यात्रियों में अल बरूनी प्रथम था। अल बरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था और इसने किताबुल हिंद की रचना की है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? आगरा, बाराबंकी, एटा या इटावा? तो उत्तर है अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिसको अमीर खुसरो कहा जाता है। इनका जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के वर्तमान काशगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों प्रश्न जब ये पूछा गया था तब ये एटा में ये इनका जो है जन्म स्थल था, लेकिन वर्तमान में अब ये कासगंज जनपद का निर्माण हो गया है। तो पटियाली जहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ये वर्तमान में कासगंज जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो उत्तर है अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या तूतिए हिंद कहा था। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या भोजपुरी? तो सही उत्तर है खड़ी बोली के विकास में। खुसरो ने विभिन्न भारतीय बोलचाल की भाषाओं को सीखा, विशेषतः हिंदी, जिससे वह सर्वाधिक प्रेम करता था। उसने खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? अमीर खुसरो, शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या कोई नहीं? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया।
यानी ए और बी दोनों लोगों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 सुल्तानों से अधिक का शासनकाल देखा था। ए और बी दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, इल्तुतमिश के, मोहम्मद बिन तुगलक के या कुतुबुद्दीन ऐबक के? तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों के दरबार में रहे थे। ए और सी दोनों ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या ये तीनों? तो सही उत्तर है ये तीनों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे कौन? जियाउद्दीन बर्नी, अफीफ, इसामी या अमीर खुसरो? तो सही उत्तर है अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखिएगा, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था कौन? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। अगला प्रश्न है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है आपके शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी? तो सही उत्तर है मिनहास उस सिराज। दोस्तों आप जान लीजिए, तबकात ए नासिरी मिनहास उस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया गया है और ये ग्रंथ 23 अध्यायों में है। अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? अरबी, तुर्की, फारसी या उर्दू को? तो उत्तर है फारसी को, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में फारसी साहित्य का विकास मुस्लिम विजेताओं के आगमन से प्रारंभ हुआ। यहाँ इसे एक नवीन रूप प्रदान किया गया और दोस्तों दिल्ली सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? वीणा, ढोलक, सारंगी या सितार? तो सही उत्तर है सितार। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप जान लीजिए कि सितार संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। अगला प्रश्न है, संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर है अमीर खुसरो ने। दोस्तों आप जान लीजिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो ये थे राणा कुंभा। दोस्तों राणा कुंभा संगीत के साथ साथ साहित्य और कला का भी पोषक था। उसने संगीत शास्त्र पर संगीत मीमांसा, संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे कौन था? तो उत्तर है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वो था फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी। दोस्तों तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक ने अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? ऑप्शन है इब्न बतूता, बर्नी, बदायूनी या अमीर खुसरो? तो सही उत्तर है इब्न बतूता, ऑप्शन ए। दोस्तों इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये कथित दृश्य का जीवंत चित्रण इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फतवा ए जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकात ए नासिरी। तो इसमें आप जान लीजिए दोस्तों कि फतवा ए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदबरदाई हैं, किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की और ताबकात ए नासिरी मिन्हास उस सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नसीरुद्दीन को समर्पित किया। इनका सही कालक्रम हो जाएगा किताबुल हिंद, पृथ्वीराज रासो,
तबकाते नासरी और फतवाए जहांदरी। तो सही उत्तर 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जियाउद्दीन बरनी की रचना तारीख फिरोज शाही है। याद रखिएगा, जियाउद्दीन बरनी का तारीख फिरोज शाही है। हसन निजामी का ग्रंथ ताजुल मासिर है, इसके लेखक हसन निजामी हैं। मिन्हास उस सिराज, दोस्तों आप जान लीजिए, मिन्हास उस सिराज की तबकात नासरी और याहिया बिन अहमद की रचना जो है, याहिया बिन अहमद की रचना क्या हो जाएगी? तो याहिया बिन अहमद की रचना है तारीख मुबारक शाही। 3, 4, 3, 4, 2 और 1, यहाँ पर ऑप्शन देखिए 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से मिलान पर है। आप देखिए, सूची 1 में ग्रंथ हैं और सूची 2 में उनके लेखकों के नाम हैं। तारीख़ हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। तारीख़ दिल्ली, याद रखिएगा, ये खुसरो की रचना है। रहला इब्न बतूता की रचना है और तबकाते नासरी ये मिन्हास उस सिराज की रचना है। तो याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ विकल्प क्या है? 3, 4, 1 और 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, किस लिए? तो सही उत्तर है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। तो याद रखिएगा, अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट और लोक प्रयोग में संस्कृत के विभिन्न रूपों को पतंजलि ने अपभ्रंश कहा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को ये इंगित करने के लिए मध्ययुगीन संस्कृत ग्रंथों में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सल्तनत काल के प्रशासन, स्थापत्य, कला और साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या अकबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। तो याद रखिएगा, जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जौनपुर नगर की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था। ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। तो सही उत्तर जौनपुर को। दोस्तों आप जान लीजिए कि शर्की सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह। तो सही उत्तर हुसैन शाह, ऑप्शन बी। दोस्तों हुसैन शाह शर्की जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन था। तो ये था जैन उल आबिदीन, ऑप्शन डी। दोस्तों 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से
कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसकी धार्मिक उदारता और सहिष्णुता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। तो याद रखिएगा, जैनुल आबदीन जो कि कश्मीर का शासक था, इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन है जैनुल आबदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी या अकबर। तो सही उत्तर है जैनुल आबदीन के द्वारा। दोस्तों, कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन ने, अली आबिद शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या मुजाहिद शाह ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए। दोस्तों, जफर खां यानी हसन गंगू नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 1336 ईस्वी, 1338 ईस्वी, 1347 या फिर 1361 ईस्वी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की राजधानी निम्नांकित में से कौन सी थी? ऑप्शन है बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गुलबर्गा, ऑप्शन बी। दोस्तों, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा को नव स्थापित बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था? आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, कलीमुल्लाह, कलीमुद्दीन, अलाउद्दीन दुती या सिकंदर शाह। तो सही उत्तर है कलीम उल्लाह, ऑप्शन ए। दोस्तों, कलीम उल्लाह शाह ये बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था और 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का भी अंत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है या कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको बताना है। काकतीय देवगिरी ये सही नहीं है, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र सही है, यादवों की वारंगल गलत है और पांड्य की मदुरा सही है। तो यहाँ पर दो विकल्प आपके बी और डी दोनों ही सही हैं। दोस्तों, आप जान लीजिए, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, याद रखिएगा, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा या मदुरै में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो ये है हलेबीड, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीडु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है? ऑप्शन है शेरशाह का मकबरा, जामा मस्जिद, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली या फिर गोल गुंबद बीजापुर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, गोल गुंबद बीजापुर। दोस्तों, याद रखिएगा, बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है और दुनिया के विशालतम गुंबदों में से एक है। अगला प्रश्न है, गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मानसिंह ने, तेजकर्ण ने या अकबर ने? तो सही उत्तर मानसिंह ने, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य में बनवाया था और स्थापत्य के क्षेत्र में ये एक अद्भुत नमूना है और राजा मानसिंह एक महान विजेता भी था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? ऑप्शन है साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक या नौ धनाढ़ व्यापारी।
तो सही उत्तर है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। दोस्तों आप जान लीजिए कि पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों यानी नायक रूलर्स द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो है नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत के पोलीगार ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अगला प्रश्न है रणथंभौर क्या है? तो आप जानते हैं रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है और ये राजस्थान में राणा हमीर देव का किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1301 में हमीर देव से जीत लिया था। याद रखिएगा दोस्तों रणथंभौर किला जो है राणा हमीर देव का किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1301 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न है कि कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं? तो सही उत्तर है 12वीं शताब्दी में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत में कागज़ का आगमन 12वीं शताब्दी में माना जाता है। अगला प्रश्न है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महावत खां या जहांगीर से? तो सही उत्तर है मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बाडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर का देसी राज्य, ट्रावणकोर का देसी राज्य, विजयनगरम या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है बाडियार मैसूर के देसी राज्य के शासक थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई और ये विजयनगर का ही एक भाग था। अगला प्रश्न है आसान सा प्रश्न है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? तो आप जानते हैं दोस्तों गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि गोलकुंडा हैदराबाद में है। ये मध्यकाल में देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। अगला प्रश्न है बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ताज इस्नेटावा या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के विजयपुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो गुलबर्गा आप जानते हैं कर्नाटक में स्थित है। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा भारत की स्वतंत्रता के पूर्व निजाम राज्य हैदराबाद का एक हिस्सा था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। अगला प्रश्न है कि चार मीनार अवस्थित है कहाँ पर? तो आप जानते हैं चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों इसको या चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में बनवाया गया था और इसका संस्थापक या निर्माता मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है बेलूर और हेलबिड में निर्माण किए गए मंदिर किस शताब्दी के हैं? 12वीं, 8वीं, 16वीं या फिर तीसरी शताब्दी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी। दोस्तों आप जान लीजिए बेलूर और हेलीवीड में 12वीं शताब्दी में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। हेलीवीड होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है और यहाँ पर स्थित मंदिरों में होयलेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर जो है विख्यात है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? देखिए राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर? तो सही उत्तर राणा कुंभा ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा राणा कुंभा ने चित्तौड़ में या चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो याद रखिएगा गोलकुंडा की खान ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? इस्माइल शाह, महमूद गवां, अहमद शाह या हसन गंगू? तो सही उत्तर है महमूद गवां ने। दोस्तों, बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवां ने कराया था। महमूद गवां मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण करके प्रधानमंत्री बना था और महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन है बुर्ज, बौद्ध पेगोडाओं से समानता और फारसी शैली। तो इसमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। तो तीनों ही सही हैं जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद में। दोस्तों, आप जान लीजिए, सिकंदर बुत शिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसके बाद जैनुल आबिदीन द्वारा उसे और विस्तारित करवाया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पैगोडाओं से समानता, ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऑप्शन है मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट या मुनि जिन विजय सूरी। तो सही उत्तर है मुनि जिन विजय सूरी, ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। दोस्तों, याद रखिएगा, जैन विद्वान मुनि जिन विजय सूरी कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट ये कुंभा के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन है हुसैन शाह, जैनुल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह या महमूद तृतीय। तो सही उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह। दोस्तों, याद रखिएगा कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो सही उत्तर है किताब ए नौरस जो है ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत का शासक था। इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत जो है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया और इसी के साथ निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 में महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया गया। उसने दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर फतेह खां को अपनी ओर मिला लिया और 4 महीनों की घेराबंदी के बाद दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया गया। सुल्तान हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। दोहरा गुंबद, ये सिकंदर लोदी। अष्टभुजी मकबरा शेरशाह का है और सत्य मेहराबी मकबरा जो है ये आप जान लीजिए कि ये बलवन का है और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। तो 4, 1, 3 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। और कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में किसके द्वारा की गई? मलिक अहमद के द्वारा की गई। और शर्की शाही वंश की स्थापना जौनपुर में मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4।
यहाँ पर देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें राजवंश और उनकी राजधानी का मिलान करना है। पल्लवों की राजधानी कांची थी। पांड्य की राजधानी आप जानते हैं मदुरा या मदुरै। यादवों की राजधानी देवगिरी और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो 2, 3, 4 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण में जिस शासक ने योगदान नहीं दिया वो था अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। ये गोलाकार पंचमंजिली इमारत है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण करवाया और इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं जो आज भी विद्यमान है। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए तथा विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। पहला प्रश्न है कि हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? आपको बताना है चोल, पांड्य, विजयनगर या फिर चेर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम्पी में मध्यकालीन विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मौजूद हैं और ये स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन? तो आप जानते हैं विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। ऑप्शन है तुलु वंश ने, संगम वंश ने, सालुव वंश ने या फिर देवराय वंश ने। तो सही उत्तर हो जाएगा संगम वंश ने, ऑप्शन बी। दोस्तों विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन है कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खां या गजपति। तो सही उत्तर है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन ए। दोस्तों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 तेलुगु कवि ये अष्ट दिग्गज कहलाते थे जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। दोस्तों आप जान लीजिए कि कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है वो सुशोभित करते थे। अगला प्रश्न है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं, आप जान लीजिए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय की एक उपाधि आंध्र भोज रही है।
अगला प्रश्न है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? ऑप्शन है कोंकणी, मलयालम, तमिल या तेलुगु। तो सही उत्तर है तेलुगु साहित्य का। दोस्तों प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। और आप जान लीजिए कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? आपको बताना है वारंगल, नागलपुर, उदयगिरी या फिर चंद्रगिरी। तो सही उत्तर हो जाएगा नागलपुर, ऑप्शन बी। दोस्तों कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में रुचि थी। उसने नागलपुर या नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेव राय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर हरिहर प्रथम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय, ऑप्शन ए। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में या फिर वीर विजय के राज्यकाल में। तो सही उत्तर हो जाएगा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। दोस्तों अब्दुल रज्जाक फारसी राजदूत था। वो संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के कार्यकाल में, जिनका कार्यकाल 1422 से 1446 था, उनके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक जो कि एक फारसी यात्री और राजदूत था, देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है निकोलो कोंटी कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार, इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, एक पुर्तगाली यात्री या फिर एक ईरानी यात्री। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए निकोलो कोंटी इटली का यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था किसका? परमार राजाओं का, सातवाहन राजाओं का, विजयनगर राजाओं का या वाकाटक राजाओं का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खनुआ या खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। दोस्तों 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। अगला प्रश्न है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? तो सही उत्तर आपका है तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। दोस्तों आप जान लीजिए तालीकोटा का युद्ध विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में विजयनगर की सेना की हार हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? सदाशिव, तिरुमल, रंगादूती या वेंकट दूती। तो सही उत्तर वेंकट दूती, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में ये अंतिम वंश था और वेंकट दूती राजा बोडियार का समकालीन था जिन्होंने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन है अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली। तो सही उत्तर हो जाएगा भू राजस्व, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि विजयनगर राज्य में विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी और राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमिकर था जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था।
भूमि का भलीभांत सर्वेक्षण करके भू राजस्व या लगान की वसूली होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या हम्पी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन डी। दोस्तों, हम्पी के खंडहर जो कि वर्तमान मध्य कर्नाटक में स्थित हैं, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, किसके राज्य में कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? आपको बताना है। चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट या विजयनगर। तो सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य का विशिष्ट अभिलक्षण था कल्याण मंडपम की रचना करना। दोस्तों, आप जान लीजिए मंदिर के निर्माण शैली में विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवी देवता की प्रतिमा कल्याण मंडपम में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैव विवाहों का आयोजन किया जाता था। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ पर अवस्थित है? बेलूर, भद्राचलम, हम्पी या श्रीरंगम। तो सही उत्तर है हम्पी में, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबारी कवि थे? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय के, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में एक दिग्गज विद्वान और कवि थे। इन्होंने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राम राय, हरिहर राय या बुक्का राय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम राय, ऑप्शन बी। दोस्तों, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने 23 जनवरी 1565 को राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा में युद्ध में सदाशिव राय के मंत्री राम राय को पराजित किया और अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह ने राम राय का वध कर दिया। अगला प्रश्न है कि नूनीज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? आपको बताना है। देवराय, अच्युत राय, कृष्णदेव राय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अच्युत राय। दोस्तों, आप जान लीजिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली यात्री फरनाओ नूनीज अच्युत देवराय के शासनकाल में जो है 1529 से 1542 में विजयनगर आया था। उसने अश्व व्यापारी या घोड़ा व्यापारी के रूप में 3 वर्ष 1535 से 1537 तक विजयनगर में सेवा की थी। अगला प्रश्न है, वाडियार किस वंश के शासक थे? आपको बताना है। मैसूर का देसी राजवंश, ट्रावनकोर का देसी राजवंश, विजयनगरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर मैसूर का देसी राज्य। दोस्तों, आप जान लीजिए 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 ईस्वी में मैसूर में वाडियार शासन की या वाडियार राजवंश की स्थापना हुई थी और यह मैसूर का एक देसी राज्य था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया क्या? हिंदी, मराठी और संस्कृत को, मलयालम, तमिल और संस्कृत को, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को या तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को। तो सही उत्तर है कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? आपको बताना है। चोल, बहमनी, पल्लव या विजयनगर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विजयनगर राजवंश के। दोस्तों, आप जान लीजिए कि विजयनगर के शासकों में कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 में हुआ था और उसने 1529 तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का
महानतम राजा और भारत के महान शासकों में से एक था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आपको बताना है। ऑप्शन है मिताक्षरा, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी या फिर अमुक्त माल्यद। तो सही उत्तर कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। और कृष्णदेव राय ने दोस्तों तेलुगु में अमुक्त माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम नामक ग्रंथ की रचना की है। और कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधियां प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं क्या। ऑप्शन है चंद्रगिरी, हलेबीडु, हम्पी या कोंडावीडु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल हम्पी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है और हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या सालुव नरसिंह ने। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। बुक्का प्रथम का शासनकाल 1356 से 1377 था। इसने 1374 में चीन के सम्राट के पास अपना दूतमंडल भेजा था। अगला प्रश्न है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे। हरिहर द्वितीय के, देवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के या कृष्ण देवराय द्वितीय के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर देवराय द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख तेलुगु कवि थे श्रीनाथ। दोस्तों प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडावीडु के रेड्डी शासक पेडा कोमती वेमा रेड्डी के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार नैषधम उनकी प्रमुख कृति है। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित किया है, लेकिन श्रीनाथ जो है प्रसिद्ध तेलुगु कवि, आप जान लीजिए ये देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है कि गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था। हरिहर द्वितीय, बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम या देवराय द्वितीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा हरिहर द्वितीय। दोस्तों गोवा को बहमनियों से सबसे पहले छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक हरिहर द्वितीय था। 1377 में उसने बहमनी सुल्तान मुजाहिद की मृत्यु के कारण हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर गोवा को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने कराया। हरिहर और बुक्का ने, उडायन और शिशुनाग ने, देवबर्मन और वैन्य ने या मारावर्मन और सिरमारा ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हरिहर और बुक्का ने हम्पी के स्मारक समूह का निर्माण कराया था। दोस्तों हम्पी के खंडहर वर्तमान में कर्नाटक में स्थित हैं। ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं और विजयनगर काल में बने इस शहर में स्मारकों के समूह का निर्माण का श्रेय हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को दिया जाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की। ऑप्शन है निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही या इमाद शाही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। आदिल शाही, ऑप्शन सी। दोस्तों यूसुफ आदिल शाह ने 1489 में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा आदिल शाही राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी यूसुफ आदिल शाह के नेतृत्व में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ
विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।